अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कनेक्टेड क्लासरूम। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे और उसका एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस पेंडिंग थे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ हमसे पूछ रहा है, डैश इज़ अ स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ डाटा यूजुअली एसोसिएटेड विद अ यूनिक बॉडी ऑफ वर्क। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैंने आपको बार बार ये लफ्ज़ यूज़ किया था जब हमने कॉन्सेप्ट्स की बात की थी कि एक ऐसा डाटा कलेक्शन जो कि यूनिक वर्क को रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या बोलते हैं। क्या वो डाटा बेस होती है, क्या वो डाटा सेट होता है, क्या डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाएगा या खाली इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। अगर आपको याद हो हमने सीरीज़ वाइज लेके निकले थे कि हमने डाटा को जब प्रोसेस किया था रॉ फॉर्म से किसी मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर तो वो इन्फॉर्मेशन बनी थी। और इन्फॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं जो कि यूनिक बॉडी ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते थे डाटा सेट। और डाटा सेट्स की कलेक्शन को जब आप आपस में रिलेट करते थे तो वो बन जाता था डाटाबेस। तो इसमें आपको अब समझ आ ही गई होगी कि इसका सही ऑप्शन क्या है, दैट इज़ डाटा सेट। आपने जल्दबाजी में कंफ्यूज नहीं होना, डाटा बेस इज़ समथिंग एल्स, डाटा सेट इज़ समथिंग एल्स। जब भी कोई यूनिक बॉडी ऑफ वर्क की बात होगी स्ट्रक्चर्ड की तो आप इसमें किसको कंसिडर करेंगे, डाटा सेट को। नेक्स्ट मूव करते हैं। Dash refers to the process of carefully examining and studying data to identify patterns, draw conclusions और make the data meaningful। इसमें हमने टर्म बतानी है, वो कॉन्सेप्ट बताना है जो कि क्या करता है, किसको रेफ़र कर रहा है, एक ऐसा प्रोसेस को जो कि केयरफुली एग्जामिन करता है और स्टडी करता है डाटा को ताकि क्या किया जा सके, उसमें से पैटर्न निकाले जा सकें, कंक्लूजन निकाली जा सकें और डाटा को मीनिंगफुल बनाया जा सके। तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है, डाटा एनालिटिक्स, डाटा प्रेडिक्शंस, डाटा सेट एंड डाटा बेस। डाटा सेट और डाटा बेस तो हमें अभी डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ये दोनों यहाँ से डिस्कार्ड हो गए। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं वो हैं ए एंड बी। प्रेडिक्शंस की अगर बात की जाए, डाटा प्रेडिक्शंस वो हम फ्यूचर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि पैटर्न और कंक्लूजन और डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमारे पास कौन सी टर्म होती है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ डाटा एनालिटिक्स। ऑप्शन नंबर ए एनालिटिक्स एनालिसिस से है। ओके, इसको भी आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है थर्ड एमसीक्यूज। डैश इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाम से ही ज़ाहिर है ग्राफिकल से मुराद क्या है, जहाँ पे आप पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा को देखते हैं। थ्रू यूज़ ऑफ कॉमन चार्ट्स की फॉर्म में प्लॉट्स बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स या एनिमेशन। वो कौन सी टर्म होती है, क्या वो डाटा क्लीनिंग होती है? नो, डाटा क्लीनिंग तो कहते हैं डाटा को साफ़ सुथरा करना एरर से। मिसिंग वैल्यूज़, अगेन दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। डाटा विजुअलाइजेशन एंड डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग तो यहाँ पे बन ही नहीं सकता क्योंकि डाटा को जब हमने हाइड कर दिया तो उसमें से हम चार्ट्स और प्लॉट्स कैसे निकालेंगे, तो बल्कि हम डाटा को विजुअलाइज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ है, डैश इज़ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। अगर आपको याद हो हमने बात की थी जब टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे कि मशीन लर्निंग की सब टाइप, उसके अंदर हम जब डिटेल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं तो वो थी डीप लर्निंग। तो यहाँ से हमें एक अंदाज़ा हो गया कि मशीन लर्निंग की आगे सब सेट कौन सी है। तो फिर भी इसको आप देख लें, डैश इज़ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विद एम्फेसिस ऑन द सिमुलेशन ऑफ और इमिटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स बिहेवियर बाय यूजिंग ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो लिहाजा हम यहाँ पे आंखें बंद करके डीप लर्निंग को ढूंढेंगे। विजुअलाइजेशन भी नहीं होगा, विजन भी नहीं होगा, बिग डाटा भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन सी बचता है। डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग जो कि ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन ब्रेन के को इमिटेट करता है, बिल्कुल उसको कॉपी करता है जैसे एक ब्रेन वर्क करता है। ये मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया था। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू, डैश द यूज़ ऑफ डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने अगर जल्दबाजी की तो आप गलती कर सकते हैं। अगर आपको याद हो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रिडिक्शन की जब हमने बात की थी टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जो कि पास्ट डाटा की बेस के ऊपर पास्ट को एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी गुजरे हुए वक्त में हमारे पास डाटा क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब हम डाटा से फ्यूचर का कोई इवेंट आइडेंटिफाई करना चाहेंगे या अंदाज़ा लगाना चाहेंगे, गेसिंग करेंगे कि फ्यूचर में हमारे पास क्या हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो यहाँ पे देखें वो क्या पूछ रहा है, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। पास्ट के डाटा से फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पास्ट को स्टडी करेगा। प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है ये
पोटेंशियल आंसर बन सकता है, लेकिन बाकी दो भी देख लेते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस नो, डीप लर्निंग नो, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 MCQs पे। डैश इज द फास्ट रेट एट विच द डाटा इज रिसीव्ड एंड एक्टिंग ऑन। तो देखिए हमारे पास वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी और विजन, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ये 3 V's बिग डाटा के यहाँ पे दिए हुए हैं। अब उन 3 V's को अगर आप याद करें, रिकॉल करें कि हमारे पास फास्ट रेट मीन्स स्पीड, ठीक है, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा है कि स्पीड की जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्या वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम तो कहते हैं साइज़ को, नो। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो आप पढ़ते हुए हैं फिजिक्स में, ये पोटेंशियल आंसर है। वैरायटी कहते हैं मुख्तलिफ टाइप फॉर्म डाटा की, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन बनेगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट देखें 7, डैश इंक्लूड्स द डाटा विच कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। वंस अगेन ये क्वेश्चन आया है आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा की डिफरेंसेस के अंदर से, हमने इसमें बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है। अब कह रहा है कि वो कौन सा डाटा है इन 4 ऑप्शन में से जिसको हम एक ख़ास वैल्यूज़ तक तो ले सकते हैं, लेकिन उसको कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, उसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, यानी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में वो नहीं आ सकता। लिहाजा कॉन्टीन्यूस डाटा तो यहाँ पे गलत हो गया। रेफरल डाटा भी नहीं। ऑर्डिनल डाटा जो है ये क्वालिटेटिव डाटा की टाइप है, वो यहाँ पे नहीं आ सकती। लिहाजा हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में डाटा को स्मॉलर में डिवाइड किया जा सकता है, डिस्क्रीट को स्मॉलर में डिवाइड नहीं किया जा सकता। लिहाजा वही बात हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे किसको क्या लगाएंगे, डिस्क्रीट डाटा। 8 है डैश द लिमिटेशन ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा की लिमिटेशंस की हमने बात की थी, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि बिग डाटा की कॉन्स क्या हैं, यानी क्या चीज़ उसको लिमिट करती है। स्टैटिस्टिकल डाटा नो, जितना ज़्यादा होगा उतना बिग डाटा के अंदर शामिल होगा। अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डाटा, डाटा बहुत ही लगातार जो है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ता जा रहा है, ये एक पोटेंशियल ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट 2 भी देख लेते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन नहीं, ये सूटेबल नहीं है। और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस उल्टा इसका फ़ायदा है बिग डाटा का कि हम मेंटेनेंस की प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी, ठीक है। अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है डाटा की, तो लिहाजा डाटा को कंट्रोल करना, उसको मैनिपुलेट करना, प्रोसेस करना एक हैक्टिक जॉब हो जाती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल सच एज सेटिस्फाइड, आप मुतमईन हैं, डिससेटिस्फाइड, मुतमईन नहीं है, न्यूट्रल यानी आपकी दरमियाने रहा है, ना अच्छा ना बुरा। तो ये किसकी एग्जांपल है, किस डाटा टाइप की एग्जांपल है, ऑर्डिनल डाटा की, कॉन्टीन्यूस डाटा की, न्यूमेरिकल डाटा या डिस्क्रीट डाटा। अगर आप देखें यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल, ये कस्टमर्स की इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा तो हो भी नहीं सकता। लिहाजा डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस की जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास पीछे रहा न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक वंस अगेन क्वांटिटी की टाइप है, तो ये भी निकल जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ऑर्डिनल डाटा, कि जिसमें हम डाटा को उसकी ऑर्डर्स की फॉर्म में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी इसको हम आइसोलेट कर देते हैं अलग-अलग, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड या न्यूट्रल। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, और 9th का ए। लास्ट MCQs है डैश इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। लोगों से डाटा इकट्ठे करने के मेथड को क्या कहा जाता है, सर्वे, डाटा हाइडिंग नो, डाटा हाइडिंग तो कलेक्ट ही नहीं होगा फिर, डाटा फाइंडिंग या डाटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, डाटा को चार्ट्स, ग्राफ्स, प्लॉट्स की फॉर्म में विजुलाइज करना ज़्यादा आसानी से फिर हमारी समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे वो समझ की बात नहीं कर रहा, वो डाटा कलेक्शन की बात कर रहा है। तो डाटा कलेक्शन करने के लिए हम जो है वो सर्वे को यूज़ करते हैं या क्वेश्चनर्स को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चनर्स भी दे सकता है, तो आप उसको भी टिक करेंगे, और सर्वे यहाँ पे प्रॉपर एक मेथड है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ MCQs। अगर आप देखें तो हमारे पास अब शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, 10 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में। तो ये मैं आपको सेकंड स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट करता हूँ, वहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया, आपको दिखाता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस। हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, इनको हमने क्या करना है, डिफाइन करना है, और क्या ये सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। गिव रीज़न, ठीक है, बुक में क्वेश्चन है गिव रीज़न, आपने एक वजह बतानी है। तो देखें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, डाटा एनालिटिक्स is a process of studying data sets to identify trends, patterns and insights for decision making। ये इसकी डेफिनेशन होगी कि डाटा एनालिटिक्स हमने इसको ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल, तो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद हमने क्या करना है, डाटा साइंस की डेफिनेशन करनी है। अगर आप क्वेश्चन आपको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको कोई और टर्म भी पूछ सकता है, तो लिहाजा आपने क्या करना है, इसको माइंड में रखना है। तो सेकेंड है डाटा साइंस। डाटा साइंस हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि डाटा साइंस क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, किसकी, मैथ्स,
कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हम डाटा को एनालाइज करते हैं, उन साइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो पूछ रहा है कि क्या वो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने नीचे क्या बात लिखी, ये दोनों डिफरेंट तो हैं लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, बट आर इंटर रिलेटेड फील्ड्स इन विच डाटा साइंस, ये रीज़न आ रही है। अब डाटा साइंस का स्कोप ज़रा ब्रॉडर है, दैट प्रोवाइड्स प्रिडिक्टिव मैथ मॉडल्स एंड टूल्स टू डिस्कवर इनसाइट्स फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। डाटा साइंस आपको टूल्स प्रोवाइड करती है और आपको प्रिडिक्टिव मॉडल्स प्रोवाइड करती है, यानी ये एक ब्रॉडर फील्ड है। अब इस ब्रॉडर फील्ड के अंदर क्या है, हमारे पास अवेलेबल होती है डाटा एनालिटिक्स, whereas data analytics is a subfield of data science that uses existing structured data sets to find the insights। अगर आप गौर करें यहाँ पे जो तवज्जो तलब बात है, डाटा साइंस हमें बड़े कॉम्प्लेक्स और समझें कि मुख्तलिफ वैरायटी की फॉर्म में, वेरिड फॉर्म के अंदर हमें डाटा सेट्स प्रोवाइड करती है। लेकिन डाटा एनालिटिक्स क्या होगा, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क होता है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा सेट मौजूद है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया उस पर ऑपरेट करेगा, ना कि उनसे हट के, यानी इजाफी डाटा के ऊपर हमारे पास ऑपरेट नहीं करने की सलाहियत डाटा एनालिटिक्स में नहीं होती। डाटा एनालिटिक्स में हम सिर्फ वो डाटा देखते हैं जो हमारे पास इस टाइम मौजूद है, जो नहीं मौजूद वो कौन निकाल के देगा, और डाटा साइंस थ्रू मशीन लर्निंग एंड एआई उसकी मदद से हमें डाटा मज़ीद प्रोवाइड करके मज़ीद डाटा सेट्स हमें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब वो डाटा सेट्स हमारे पास मौजूद होंगे तो उन डाटा सेट्स को हम डाटा एनालिटिक्स की मदद से उसमें से डाटा की मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू रिलेट हाउ डाटा साइंस इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। क्या आप डाटा साइंस को रिलेट कर सकते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स में। बिजनेस प्रॉब्लम हमने सबसे ज़्यादा इसी को डिस्कस किया था, तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको लिख भी दिया यहाँ पे कि डाटा साइंस कैसे हेल्प करता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को, बाय एनालाइजिंग रिस्क। मार्केट में क्या रिस्क हैं, अगर हम बिज़नेस अपना चलाना चाह रहे हैं तो क्या क्या ख़तरात हमारे पास मौजूद हैं, इसको आप एलेबोरेट भी कर सकते हैं, नो इशू। मार्केट शेयर किस तरह हम मज़ीद अपने मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं, या मार्केट में हमारे पास कंपटीशन किन किन लोगों के साथ होगा, दूसरे ब्रांड्स के साथ, वो सारा इसके अंदर शामिल होगा। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड वांट्स, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुक, कि कस्टमर क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने में डाटा साइंस मदद करती है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, जो बिज़नेस होंगे वो कस्टमर्स की ज़रूरत को जान के और उनके उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। इंक्रीजिंग सेल्स एंड रेवेन्यू, बिज़नेस जो है अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपना रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकते हैं डाटा साइंस की मदद से, क्योंकि डाटा साइंस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट, अपने खर्चे को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कम से कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जो बिज़नेस है वो डेवलप कर सकता है। उसमें 5th पॉइंट इजाफी मैंने क्या लिखा, यूजिंग प्रेडिक्टिव एनालिसिस। एक बिज़नेस जो है वो प्रिडिक्शन कर सकता है कि करंट डाटा साइंस जो हमें डाटा प्रोवाइड कर रही है उसके मुताबिक हम फ्यूचर में किस तरह अपने आप के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट आई थिंक एनफ हैं कि जो कि बता रहा है कि डाटा साइंस बिज़नेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डाटाबेस इज़ यूजफुल इन द फील्ड ऑफ डाटा साइंस, डिफेंड दिस स्टेटमेंट। डाटाबेस डाटा साइंस में कैसे यूज़फुल है। लास्ट टाइम था कि डाटा साइंस बिजनेस में कैसे थी, और इसमें आपसे पूछ रहा है डाटाबेस जो है वो डाटा साइंस में कैसे हेल्प आउट कर रहा है। आपसे कुछ भी रिलेशन से पूछ सकते हैं, लिहाजा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा, डाटाबेस इज़ हेल्पफुल इन डाटा साइंस एज इट हेल्प्स इन डाटा मैनेजमेंट, इट अलाउज डाटा मैनिपुलेशन, इट गिव्स स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इट हेल्प्स इन डाटा विजुअलाइजेशन एंड इट मेंटेन्स हिस्ट्री। डाटा मैनेजमेंट और डाटा मैनिपुलेशन क्या है कि डाटा को मैनेज करना, उसको तरतीब देना, उसको कंट्रोल में रखना, और डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं डाटा के ऊपर वर्क करना। फॉर एग्जांपल आपने डाटा नया ऐड करना है, कुछ में डिलीट करना है, कुछ अपडेट करना है, कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, डाटा मैनिपुलेशन में आ जाएगा। तो चूँकि डाटा साइंस ने हमें डाटा प्रोवाइड किया हुआ है और डाटा बेस की फॉर्म में हम अपने पास स्टोर किया हुआ है, तो डाटा बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और फिर ये सारा काम हमारा डाटा साइंस के, यानी आप यूँ समझें कि डाटा साइंस की बैकबोन पे भी जो है वो डाटा बेस वर्कआउट कर रही होती है। स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी प्रोवाइड करती है, डाटा विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि डाटा बेस में तो डाटा पड़ा होता है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल पिछले 5 सालों में हमारा क्या रूटीन चल रही है, क्या ट्रेंड्स शो कर रहे हैं, तो हम ग्राफ और प्लॉट्स की फॉर्म में डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं डाटा बेस से डाटा को उठा के। इट मेंटेन्स हिस्ट्री, डाटा बेस को जब आप एक्सेस करते हैं तो वो अपनी हिस्ट्री भी मेंटेन करती है कि किसी ने कब एक्सेस किया और उसमें से क्या क्या डाटा हमने यूज़ किया। कल को अगर हमें देखना हो क्या हमने फलां एनालिसिस किया था, तो डाटा बेस की हिस्ट्री से हमें अंदाज़ा हो सकता है। तो लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट और 5 बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को हमने कंपेयर करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? वो इन्फॉर्मेशन, वो एजुकेशन
जिसमें हम एक ख़ास सेटिंग में बैठते हैं, हमारे पास एजुकेटर होता है, एक ट्रेनर होता है, और वो हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बने बनाए करिकुलम के मुताबिक हमें जो है वो पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी एजुकेशन, ऐसी तालीम जिसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे हो, जिस तरह हम नॉर्मल स्कूल में जाके, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, वो सारा फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। इनफॉर्मल क्या होती है? जिसमें कोई बैक एंड पे कोई सेटिंग नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता, आपने खुद की एक्सपीरियंस के लिए कुछ लर्निंग करनी है, कुछ खुद से कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा माहौल में बड़ा होकर चीज़ें सीखता है, तो इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, या ज़्यादातर आपके एक्सपीरियंसेस से आपको एजुकेशन मिलती है। तो इसमें मैंने क्या लिखे 4 इसमें डिफरेंस इनका, कि फॉर्मल एजुकेशन में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, से मैंने शॉर्ट कर दिया, ये पर्सनलाइज लर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है, जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन में पर्सनलाइज लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसको आसान लफ्ज़ों में आपको ऐसे समझाऊँ कि पर्सनलाइज लर्निंग पाथ से मुराद क्या है कि हमें एक रास्ता मिल जाएगा एजुकेटर्स को कि वो क्या करें, आपको अच्छे और इफेक्टिव वे में पढ़ाने की तरफ लेके जाएँ। जबकि चूँकि इनफॉर्मल एजुकेशन में आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता, एजुकेटर नहीं होता, आप खुद की लर्निंग कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी ज़ाती पर्सनलाइज कंटेंट मिलता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड असेसमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, आपको असेसमेंट ग्रेडिंग करने में हेल्प आउट कर देता है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं। इनफॉर्मल में आपको कोई ग्रेडिंग नहीं कर रहा होता, आपकी पर्सनलाइज लर्निंग हो रही है। जबकि इसमें आपको क्या होता है, सिमुलेशन एंड गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है कि आपका ह्यूमन ब्रेन, चूँकि डीप लर्निंग की बात भी हो रही है, तो आप खुद से स्टडी कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर क्या किया जाता है, गेमिफाइड फॉर्म के अंदर डाटा जो एजुकेशन आपको दी जाती है इन द टर्म्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो उसके बाद देखें एसेसिबिलिटी टूल्स प्रोवाइड करता है, जबकि वहाँ पे आपको एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे आप उनको कमांड्स दे के आप उससे रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। लास्टली क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रेडिक्टिव एनालिसिस और इट प्रोवाइड्स क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन। तो कोई बच्चा फॉर एग्जांपल फॉर्मल एजुकेशन में, चूँकि आप स्कूल कॉलेज के माहौल के अंदर हैं, उसमें क्या होगा, कोई बच्चा ड्रॉप आउट होने वाला है, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फ्यूचर में एग्ज़ाम्स आने तक उसकी क्या प्रोग्रेस होगी, वो हम फॉर्मल एजुकेशन में ML/DL के थ्रू ये एनालिसिस कर सकते हैं। जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होगा, आपको क्रिएटिव वे ऑफ एक्सप्लोरेशन देते हैं, आपको पास एक पूरा समंदर है डाटा का, उसमें आप जहाँ मर्जी डाइव करके इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो 5 है व्हाट इज मेंट बाय सोर्सेज ऑफ डाटा। सबसे पहले हमने सोर्सेज ऑफ डाटा को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद 3 सोर्सेज ऑफ डाटा उसने आपसे पूछे हैं जो आपकी बुक पे नहीं है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, एन एरिया और डोमेन फ्रॉम वेयर द डाटा इज कलेक्टेड फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन कि वो जगह, वो एरियाज़ जहाँ से आप एनालिसिस के लिए डाटा को निकालते हैं। तो बुक के अलावा जो हमने 3 मेंशन की वो क्या है, मेमोइर्स, ऑटोबायोग्राफी एंड पॉडकास्ट। ठीक है, आई होप ये आपने लफ्ज़ सुने होंगे, मेमोइर्स इज अ सम सॉर्ट ऑफ मेमोज, और उसके बाद ऑटोबायोग्राफी के जो शख्स अपने बारे में खुद लिखता है, और उसके बाद पॉडकास्ट आपने देखा हो कि 2 लोग आपस में बैठ के माइक सामने रख के एक इंटरव्यू की तरह का ही एक वीडियो सेशन होता है। तो 6 क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने उसको साथ मेंशन भी किया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड डाटा सेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब मैंने आपको डाटा बेस और डाटा सेट के बारे में पढ़ाया था, लेक्चर रिकॉर्डेड मौजूद है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके पूरा टेबल है, उसमें रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डाटाबेस की भी हमने बात की थी, और डाटा सेट और डाटाबेस की भी आपस में हमने कंपैरिजन किया था। आप वहाँ जाके वो वीडियो देखें और वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर लें। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आर्ग्यू अबाउट ट्रेंड्स, आउटलायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट। ये तीनों क्या होते हैं, मैंने इसको अपनी वर्डिंग में लिखा। ट्रेंड्स क्या है, पैटर्न्स ऑब्जर्व बाय डाटा इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड विद इन अ डाटा सेट। एक डाटा सेट के अंदर ट्रेंड क्या होते हैं, कि वो पैटर्न क्या चल रहा है, डाटा सेट के अंदर क्या पैटर्न चल रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रेंड्स। और आउटलायर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि डाटा सेट के अंदर हमने एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ रखनी थी, उसके अलावा कोई एक्सटर्नल वैल्यूज़ ऐसी आ गई हैं जो कि उससे मुताबिकत नहीं रखती। ठीक है, इसकी एग्जांपल तो मैंने आपको दे रखी है। तो डाटा दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डाटा अंडर ऑब्जर्वेशन विद इन अ डाटा सेट, वो डाटा जो कि हमें ज़रूरत का जो डाटा है उससे मुताबिकत नहीं रख रहा, उससे कंप्लाई नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं आउटलायर्स। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, तकसीम, डाटा एक ख़ास रेंज में कितना एक फैला हुआ है डाटा सेट के अंदर, हाउ मच डाटा इज स्प्रेड अक्रॉस द गिवन रेंज विद इन द डाटा सेट। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। एक पहला क्या था, ट्रेंड्स, ट्रेंड क्या चल रहा है, आउटलायर्स क्या है, बाहर से क्या डाटा डिफरेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डाटा किस तरह फैला हुआ है। तो हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू इसको हम करते हैं, स्टैट्स की टर्म्स हैं। उसने क्या इसको बताया कि ये कैसे हेल्प आउट करते हैं। हाँ, आर्ग्यू करना था, तो आर्ग्यू में क्या है, मैंने क्या लिखा, ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ पीपल
ट्रेंड्स चूँकि बता रहे हैं कि लोगों का बिहेवियर क्या है, कोई बाइंग परचेजिंग कर रहे हैं तो उसका हमारे पास फॉर एग्जांपल डाटा सेट है, तो हम देख सकते हैं लोगों की आजकल पैटर्न क्या चल रहा है, उनका रुझान किस तरफ है। विजुलाइज डाटा, हम डाटा विजुलाइज कर सकते हैं चार्ट्स ग्राफ्स के फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमें आउटलायर्स का पता चल जाएगा जब हम प्लॉट बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो हमें आउटलायर्स का वहाँ से बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। जब हमारा आउटलायर का अंदाज़ा हो गया तो अब हमें क्या करना है, डाटा को क्लीन करना है, तो फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स जो है वो आसानी से हम कर सकते हैं। और लास्टली मैंने कहा बेटर डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें हेल्प आउट करता है। तो ये तीनों चीज़ें हमें कैसे हेल्प आउट करती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अगर आपने ये ना लिखा तो आपको पॉइंट्स जो स्कोरिंग है, जो आपके मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। आपने तीनों डिफाइन करके लाजमी बताना है कि ये तीनों कैसे जो है वर्कआउट करते हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वाई समरी स्टैटिस्टिक्स इज़ नीडेड। क्यों नीडेड है? डाटा को रिव्यू करने के लिए, डाटा को विजुलाइज करने के लिए, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम द डाटा, मेकिंग डिसीजंस एंड स्ट्रेटजी, एंड फाइंडिंग ट्रेंड्स, आउटलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने ऊपर भी इसी चीज़ की एज इट इज़ बात की है। तो समरी स्टैटिस्टिक क्या है? समरी कहते हैं खुलासा को, स्टैटिस्टिक क्या है कि उस खुलासे में से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यानी हमने एक चैप्टर फॉर एग्जांपल पढ़ा है 15-20 सफ़ों का, एंड पे आपको समरी दी होती है। आपने कोई पोइम पढ़ी होगी, एंड पे समरी दी होती है। इसी तरह जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, वो डाटा आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है मीनिंगफुल, उसको हम कहते हैं समरी। अब हम जब समरी से स्टैटिस्टिक करेंगे तो उसमें से हमारे पास ये सारी चीज़ें आसानी से निकल आएंगी। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट 2 क्वेश्चन रिमेनिंग। बिग डाटा इन योर वर्ड्स एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है। और 3 V's जो हमने पढ़े थे, वेलोसिटी, वैरायटी एंड वॉल्यूम, उसको हमने एक एग्जांपल से या विद रेफरेंस टू ईमेल डाटा, ईमेल की मदद से हमने उसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या है बिग डाटा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विद हाई स्पीड। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या बता रहा है आपको? वॉल्यूम। हाई स्पीड क्या बता रहा है आपको? वेलोसिटी। मैंने ऐसे लिखी ताकि ये सारी चीज़ें इसके अंदर आए। एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स, थर्ड वैरायटी। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आ गई। दैट नीड्स मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एक है ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एक है मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ट्रेडिशनल इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स और हाई स्पीड डाटा को हम प्रोसेस करें। तो उसको हम डाटा को क्या कहेंगे, जो कि मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद लेगा, बिग डाटा कहेंगे। अब 3 V's को हमने विद रेफरेंस टू ईमेल, आपके ईमेल आईडीज़ तो होंगी, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें तो मैंने यहाँ पे 3 V's को लिखा। वॉल्यूम, अ लार्ज अमाउंट ऑफ ईमेल्स इन इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स एंड बिन। आपके पास इनबॉक्स होता है जिसमें इनकमिंग ईमेल्स आती हैं, आउटबॉक्स जो कि सेंड नहीं हो पाती, ठीक है, लेकिन उस बॉक्स में पड़ी होती हैं, या सेंड में है वहाँ पे पड़ी हैं। आपने कोई ईमेल सेव की है, सेंड नहीं की, बाद में सेंड करना चाह रहे हैं, तो ड्राफ्ट में पड़ी होंगी, कुछ आपने डिलीट की, वो बिन में पड़ी होंगी। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जब आपका इकट्ठा होता जाएगा तो ऑब्वियसली कैसी वो क्या बात है, वो वॉल्यूम के अंदर आएगा। अब वेलोसिटी क्या है कि किस स्पीड से, द फास्ट रेट एट विच द ईमेल्स आर इनकमिंग एंड आउटगोइंग, कितनी स्पीड से ईमेल आ रही हैं, जा रही हैं। ओके, तो ये इसमें किस एग्जांपल में आ जाएगा, ये वेलोसिटी में। अब वैरायटी को हम इन टर्म्स ऑफ ईमेल कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स बीइंग एक्सचेंज विद डिफरेंट अटैचमेंट्स। आपके पास मुख्तलिफ तरह की ईमेल्स हो सकती हैं। कौन कौन सी? फॉर्मल हो सकती हैं, जो आप किसी इदारे में या किसी कंपनी को या किसी बॉस को अपने सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल। इनफॉर्मल जो हम आम एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। कुछ तस्वीरें हो सकती हैं, कोई ऑडियो वीडियो हो सकती हैं, कुछ इमेजेस हो सकती हैं, बाज़ का सब्सक्रिप्शन की भी ईमेल्स आपको आती हैं, कुछ आपके पास स्पैम ईमेल्स आते हैं, कुछ अपडेट्स आपको कंपनी जो आपके सब्सक्रिप्शन ली होती हैं वो आपको भेजती हैं। तो इस टाइप का जो मुख्तलिफ तरह की ईमेल्स आपके पास आ रही हैं या आप भेज रहे हैं, तो वैरायटी के अंदर आ जाता है। गॉट इट? तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इलस्ट्रेट द पर्पज़ ऑफ डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज के मकसद को वजाहत करें कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सिंपल से मैंने 5 पॉइंट बना दिए। हम स्टोरेज करते ही इसलिए हैं ताकि हम डाटा को बाद में यूज़ कर सकें, इन फ्यूचर डाटा को एक्सेस कर सकें और डाटा को प्रोसेस कर सकें, डाटा को एनालाइज कर सकें। थर्डली है डिसीजन मेकिंग के लिए। सारी बात है, डाटा हमारे पास स्टोर होगा तो बाद में डिसीजन बनाने के लिए इसको दोबारा यूज़ करेंगे ना। तो वंस अगेन ये रीयूज़ की बात भी यहाँ पे आ जाती है। फाइंड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। डाटा हमारे पास क्या ट्रेंड्स और पैटर्न शो कर रहा है। जब हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करेंगे, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ भी सामने आ जाएगी। और लास्टली है ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा। डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बाद में हमने इकट्ठा कर तो लिया स्टोरेज में, हो सकता है बाद में हम उसको प्रैक्टिकली क्या करें, उसको तरतीब दें अपने हिसाब से। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा पास डाटा स्टोरेज के पर्पज़ हैं। आपके माइंड में कुछ और पर्पज़ भी हैं, आप ज़रूर लिख सकते हैं। इसको रट्टा हरगिज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए शॉर्ट करके लिख दिए। आप एक्सप्लेन मज़ीद करना चाहें कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू योर स्पेस इन द एग्ज़ाम। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज के MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन।
लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बुक के अंदर डिटेल के साथ थ्योरी की फॉर्म में मौजूद हैं, आपने उनको खुद फाइंड आउट करना है और आई विल लीव इट एज योर असाइनमेंट। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने चैप्टर 4 को कंक्लूड किया, उसमें हमने उसके एक्सरसाइज MCQs देखे और हमने उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।